नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ भारत कार्यक्रम में। और आज स्वस्थ भारत कार्यक्रम में बात होगी पेट की बीमारियों की, कैसे इलाज किया जाता है, विशेष तौर से पेट की सर्जरी की कब ज़रूरत होती है, इस बारे में जानेंगे। और कितनी सफल है आज की सर्जरी की तकनीक, ये सब जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है शहर के वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर ब्रजेश यादव जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा भी सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, कहने को तो पेट एक शब्द में समाप्त हो जाता है, लेकिन पेट में बहुत कुछ है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जान लें कि पेट में वो कौन कौन से अंग छुपे हुए हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि बहुत से अंगों के विषय में लोग जानते हैं और कई अंग ऐसे ज़रूर होंगे जिनके विषय में विस्तार से जानकारी नहीं होगी। तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, आपने जैसा कहा पेट के भीतर बहुत कुछ होता है। जी दूसरी भाषा में कहें, पेट एक जादू का पिटारा है। जी जी बिल्कुल। ईश्वर ने ऐसी फिटिंग की है सारी चीज़ों की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जी तो साधारणतः जो जन समुदाय जानता है जिन चीज़ों को, तो पेट में पित्त की थैली लोग अच्छी तरह समझते हैं कि पित्त की थैली में आजकल पथरियां बहुत हो रही हैं। जी जी पित्त की थैली होती है जो कि जिसका संबंध लीवर से है, जिसको जिगर कहते हैं लोग, और उसी में उसकी जो आगे नली होती है जिसको सीबीडी कहते हैं। जी कुछ उसकी पथरियां उसमें भी आ जाती हैं नली में। जी तो पित्त की थैली हो गई, पित्त की नली हो गई, वहीं पे अग्नाशय होता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जी एक ये हो गया, और लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक जिसको लोग पेट कह देते हैं खाली के पेट भर गया, वो स्टमक होता है जिसमें भोजन एकत्रित होता है। जी उसके स्टमक से आगे ड्यूडेनम जिसको कहते हैं, छोटी आंत शुरू हो जाती है। जी और वहाँ से जब छोटी आंत से होता हुआ भोजन बड़ी आंत की ओर आता है तो वहाँ पर एक अपेंडिक्स भी होती है। जी फिर बड़ी आंत कई हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। फिर वो बड़ी आंत से जो भी भोजन हम करते हैं, जो मल के द्वार से वो बाहर जाता है। जी तो पेट में जो समस्याएं होती हैं वो कितनी भी हो सकती हैं जी और कैसे भी प्रेजेंट कर सकती हैं। दूसरा, इसके साथ साथ पीछे गुर्दे रहते हैं हमारे जी पीछे की साइड में, जी जिसको हम किडनी कहते हैं। और किडनी से जो नली आती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, उसकी भी समस्याएं रहती हैं। फिर पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वो भी पेट से ही संबंधित है। जी फिर प्रोस्टेट जिसको गदूद के नाम से भी लोग जन समुदाय जानता है। जी और फिर पेशाब की नली है। इस तरह से ये जी मोटा और मोटा ये अंग भी महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग जी होता जी है। ये पुरुषों के अंग बताए मैंने। और महिलाओं में जो भिन्नता है वो बच्चेदानी है जिसको यूट्रस कहते हैं, जी और ओवरी है, अंडाशय कहते हैं, उनकी नलियां जिसको फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। जी तो ये थोड़ा सा जी डिफरेंस। बहुत विशाल है हमारा जी। पेट, और ये भी कहते हैं कि पेट बीमारियों की जड़ होता है। डेफिनेटली। लेकिन डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे पित्ताशय से और पित्त की थैली की पथरियों से, चूंकि एक बहुत गंभीर समस्या है। जी। इसकी क्या वजह मानते हैं? आखिर पित्त की थैली में पथरियां क्यों होती हैं लोगों को? देखिए, किसी समय कहा जाता था कि ये 40 की एज में हुआ करती थी, जी। फैटी लोगों में हुआ करती थी। और जो बहुत फैटी भोजन लेते हैं और देखने में फैटी हैं, 40 प्लस के हैं, तब पित्त की थैली में पथरियां होंगी, ऐसा लोग मानते थे। संभावना होती थी। हाँ, लेकिन अब सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है। जी अब बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों में भी पित्त की थैली में पथरी पाई जाती है। पहले कहा जाता था ये फीमेल की बीमारी है, जी पुरुषों में बहुत कम पाई जाती थी। काफी पहले की, जब हम एमबीबीएस कर रहे थे तब की मैं बात बताता हूँ। लेकिन अब तो मुझे लगता है 50-50 का रेशो आ चुका है, पुरुषों में भी खूब पित्त की थैली में पथरी पाई जाती है। इसका बड़ा संबंध खान पान से है। जी जो हमारी दिनचर्या है, इतनी भागम भाग की है, जो मिल गया सो खाया, कुछ भी खाया, फास्ट फूड। तो बाकी जो जो बीमारियां बढ़ाने में जो विशेष योगदान जिसको कहेंगे हम कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स जी जी जो यूज हो रहे हैं बहुतायत में, जी वो उनका भी बहुत बड़ा कुप्रभाव है हमारे स्वास्थ्य पर। जी बिल्कुल। अधिक उत्पादन की दौड़ में जो रसायनों का प्रयोग जी निश्चित ही बीमारियों के लिए एक बुलावा है। जी। इसके साथ ही जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब की फैट या वसा का सेवन या जो मोटे लोग हैं उनमें ज़्यादा संभावना होती है।
कुल मिला के जो हमारी दिनचर्या है उसने बढ़ा दिया है पित्त की थैली की बीमारी को और विशेष तौर से पित्त की थैली की पथरी को। बिल्कुल। अब इलाज के विषय में भी आपसे ज़रूर जानेंगे डॉक्टर साहब, किस तरह से ये पथरियों का इलाज करते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि पित्त की थैली में अगर पथरी हो गई तो जो पित्त की थैली है वो निकालना ही एक इलाज होता है, सच्चाई क्या है सर? बिल्कुल सच्चाई यही है जी। सबसे पहले थोड़ा सा जान लें कि पता कैसे लगेगा कि पित्त की थैली में पथरी है। जी। कई बार लंबे समय तक लोग ये सोचते रहते हैं कि गैस का दर्द है, पेट में भारीपन है, तो ये प्रेजेंट करती है कई बार पेट में भारी डिस्कम्फर्ट, इस अपर एरिया में ऊपर की तरफ सीने के थोड़ा सा नीचे ऐसा लगेगा भारीपन आ गया। और उसको जो जागरूक लोग हैं पहले ही डॉक्टर के पास जाते तो हम लोग अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देते हैं। जी। कई बार बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, उस दर्द के कारण पता चल जाता है कि डॉक्टर के पास गए तो पित्त की थैली में पथरी पाई गई। जी। तो मेन जो है वो दर्द और डिस्कम्फर्ट करके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। और जो पथरियां हैं उनमें जो बहुत छोटे कण हैं वो ज्यादा खतरनाक है। जी। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अभी तो छोटी पथरियां हैं, बड़ी हो जाएंगी तो हम ऑपरेट करा लेंगे। जी। जो छोटी पथरी है वो पित्ताशय से निकलकर जो नली है उसमें जाती है, जिसको हम सीबीडी कहते हैं। जी। और अग्नाशय की भी जो पैंक्रियाटिक डक्ट जिसको कहते हैं, जहां अग्नाशय खुलता है, उसमें भी उसके रेशे पहुंच जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। वो बहुत गंभीर समस्या ले लेती है, पैंक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका अभी हम लोग बात करें अग्नाशय जिसको कहते हैं। जी। 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 तो ये पथरियां जो छोटी हैं वो आगे ब्लॉक जब सीवीडी को कर देती हैं तो पीलिया की समस्या भी, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। जी। तो लोगों को कई बार पीलिया हो गई, आंखें पीली हो जाती हैं, दर्द ज्यादा महसूस नहीं होता, कई तरीके से प्रेजेंट करती हैं पित्त की थैलियां। कई बार साइलेंट स्टोन है, ऐसे ही किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और वजह से, पता लगा कि अरे पित्त की थैली में ही पथरी है। डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो पित्त की थैली की पथरियां हैं या पित्त की कोई भी समस्या है, उसकी जानकारी के लिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड की जांच ही काफ़ी है या कुछ और जांचें भी आप लोग करवाते हैं? देखिए, सर्वप्रथम जो बेसिक जांच है वो अल्ट्रासाउंड ही है। जी। अल्ट्रासाउंड में यदि कोई समस्या लगती है, कुछ क्लियर नहीं होता या कुछ कॉम्प्लिकेटेड पाया जाता है, तो आगे सीटी स्कैन या फिर एक एमआरसीपी, एमआरआई टाइप का ही होता है, इसको हम लोग एमआरसीपी कहते हैं, वो भी करा सकते हैं। लेकिन पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो एग्जामिनेशन है, जो जांच है, वो अल्ट्रासाउंड ही है। अल्ट्रासाउंड में यदि लगता है कोई गांठ भी आ रही है तो आगे लगता है जब डॉक्टर को कुछ क्लियर नहीं, कुछ और क्लियरिटी चाहिए, तो आगे की जांच भी देखना। जी, अगर संदेह होता है तो और जांचों की आवश्यकता है। जी जी। अच्छा, खून की जांच भी आप लोग कराते हैं डॉक्टर साहब? जब भी लीवर की कोई समस्या होती है, विशेष तौर से ये भी देखा गया है पित्त की थैली की पथरियों में भी खून की जांच कराते हैं, तो उसकी जांच क्यों जरूरी है? देखिए, कोई भी यदि हम सर्जरी प्लान करते हैं तो कुछ बेसिक जांचें हमें करानी ही होती हैं जी। मरीज की फिटनेस देखने के लिए। लेकिन इस केस में जब पित्त की थैली की बात करें तो उसमें हमें देखना होता है कि लीवर फंक्शन हमारा ठीक है कि नहीं है। अच्छा। तो लीवर से संबंधित जांचें, और पीलिया तो नहीं है, तो सीरम बिलिरुबिन, और एक होता है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम एएलपी जिसको कहते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण है, कई बार पित्त की नली में जब पथरी चली जाती है तो पीलिया बाद में बढ़ता है, लेकिन पीलिया बढ़ने से पहले ही एक इंडिकेटर है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो पहले बढ़ जाता है। तो यदि खून की जांच में एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ पाया जाता है तो सर्जन को डाउट हो जाता है कि हो सकता है कि कोई छोटा मोटा रेशा नली में भी जा चुका है। जी। तो पीलिया संबंधित जांच हमें करानी होती है लीवर जी, से भी जी, संबंधित। जैसा आपने पहले ही कहा डॉक्टर साहब कि जो छोटी पथरियाँ होती हैं ज़्यादा खतरनाक होती हैं और लोग ये सोचते हैं कि अभी तो पथरियाँ छोटी हैं, बाद में ऑपरेशन करा लेंगे। तो ये गलती कितना बड़ा खामियाजा भुगतने की तैयारी की ओर संकेत करती है? ये बहुत बड़ा खतरा जीवन से भी हो सकता है। जी। अगर पैंक्रियाज की डक्ट में पथरी चली जाती है तो उसकी सर्जरी एक तो हर जगह संभव नहीं है, जी। दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जानलेवा भी हो सकती है। कई बार इतना स्वेलिंग, इतनी सीवियर पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है कि सर्जरी के लायक ही मरीज नहीं रहता काफी लंबे समय तक। जी। पीड़ा भी बहुत होती है। तो ऐसी गलती दर्शकों से अनुरोध है कभी ना करें, ये सोचकर के अभी तो पथरी छोटी हैं, हम बाद में करवा लेंगे। तो पित्त की थैली में यदि पथरी है तो शीघ्र, अतिशीघ्र सर्जरी करा लेनी चाहिए। लेट करने से पित्त की थैली में स्वेलिंग बढ़ जाती है, उसकी
थिकनेस बढ़ जाती है वॉल की, तो दूरबीन से ना होकर फिर कई बार उसको ओपन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, लक्षण और बता दीजिएगा, अगर किसी की पित्त की थैली में पथरी है तो किस तरह के लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति अल्ट्रासाउंड करा ही ले। जी देखिए, लक्षण में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट के ऊपरी सतह में इस तरफ जी दर्द होना या फिर कुछ भारीपन लगना, अफारा जैसा महसूस हाँ, होता कि है। पेट अफरा अफरा रहता है। जी जी और दर्द, हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है, बहुत तेज भी दर्द हो सकता है। दर्द पूरे पेट में ना होकर स्टार्टिंग में ऊपरी हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में हो सकता है, और पीछे इसी बीचों बीच से पीछे पीठ की तरफ भी दर्द महसूस हो सकता है। जी भूख कम हो जाना, थोड़ा सा खाने पर ही लगता है कि पेट बहुत भर गया, जी तो ये सामान्य लक्षण है। जी जी और पीलिया अगर हो गया तो आंखें पीली हो जाती हैं। बिल्कुल, वो तो दिखता ही है फिर। हाँ। जहाँ तक इलाज की बात है डॉक्टर साहब, सर्जरी, चूंकि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, दूरबीन विधि से आप सर्जरी करते हैं, तो हम चाहेंगे इलाज के विषय में भी ज़रूर बताइएगा किस तरह की सर्जरी होती है और ये सर्जरी कितना सुरक्षित है और इससे कितनी उम्मीद होती है कि वाकई में जो पित्त की थैली की पथरियों की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी तकनीक, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ अब भारत में और छोटे छोटे शहरों में भी आ चुका है। जी दूरबीन के द्वारा जितने भी ऑपरेशन हैं बहुत अच्छे होते हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें कि सर्जन छोटे से छेद से पेट में अपनी एक आंख अंदर डाल देता है, ओ पूरा पेट वो देख सकता है कहाँ पे क्या है, तो उसको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं। पहले एक कैमरा डाल दिया, दूरबीन अंदर गई, घुमा के पूरा पेट चेक कर लिया। पित्त की थैली पे आते हैं तो यदि ठीक समय पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मरीज की कंडीशन, तो यदि आप सुबह में ऑपरेशन कराएं तो घर शाम में भी जा सकते हैं, अच्छा। इवनिंग में भी जा सकते हैं जी। लेकिन सामान्यतः अगर दूर दराज से मरीज आते हैं, गांव से आते हैं, उनको थोड़ा डर लगता है, कई बार मरीज हिलता ही नहीं, अरे तो अभी तो ऑपरेशन हुआ है, टाँके गड़बड़ ना हो जाए, अभी करवट भी नहीं लेनी है, हम कह भी देते हैं करवट ले लो आप, तो भी हिलते नहीं। तो 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में, यूजुअली मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में भेज दीजिए, इवनिंग में करिए, नेक्स्ट मॉर्निंग भेज दीजिए, 12 घंटे में मरीज डिस्चार्ज होके घर जा सकता है। असल में डॉक्टर साहब, आज भी हमारे समाज के लोगों में, उनके मन मस्तिष्क में वही प्रतिबिंब है जो बित्ते भर का ऑपरेशन होता था, पेट पूरा खोल दिया जाता था, उसके बाद कहीं पित्त की थैली की पथरी हो चाहे फिर गुर्दे की पथरी हो, पथरी का ऑपरेशन होता था। इसीलिए ऑपरेशन शब्द से ही इतना भय है लोगों को, इतना डर है कि वो इतना आशंकित रहते हैं। अच्छा, एक आशंका और लोगों के मन में रहती है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब ने पेट तो खोला ही नहीं, छोटा सा छेद किया और उससे औजार अंदर डाला है, पता नहीं कहाँ की पथरी निकाली है, कहीं रह तो नहीं गई होगी। ये संदेह हमेशा बना रहता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये संदेह दूर होना चाहिए समाज में जी। और ये बहुत ऐसी एक अफवाह है, इसके कारण मरीज को बहुत नुकसान होता है जी। जब छोटे से चीरे से यदि समस्या सुलझ सकती है तो बड़ा क्यों खोलना। पुराने जमाने में कहा जाता था जितना बड़ा चीरा उतना बड़ा सर्जन जी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब बहुत छोटे चीरे से पित्त की थैली के तो हम मान सकते हैं 3 या 4 छेद भी करने पड़ सकते हैं, छोटे छोटे। बाकी जैसा आपने कहा गुर्दे की पथरी है, उसके लिए तो केवल 1 छेद से भी हो जाता है। अच्छा। केवल 1 टांके के बराबर। रही बात दोबारा होने की या असफल रहने की ऑपरेशन, पित्त की थैली पूरी तरह बाहर निकल आती है, पथरी चाहे छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो। कई बार लोगों में संशय रहता है इतनी बड़ी पथरी कैसे निकल जाएगी, सब निकल जाती हैं। डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए। जी। डॉक्टर जो भी कहेगा, जो भी करेगा, मरीज के हित के लिए ही करेगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और दोबारा जो पथरी होने की जो संभावना है वो दोबारा गुर्दे में होने की संभावना, तो गुर्दा मौजूद है, शरीर में है, पथरी निकलने के बाद तो उसमें दोबारा भी पथरी बन सकती है। लेकिन हाँ, पित्त की थैली निकल गई तो उसमें दोबारा पथरी बनने की कोई संभावना नहीं रहती। क्या डॉक्टर साहब थैली निकालना ही इसका इलाज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी दवाइयाँ भी बना ली हो आप विशेषज्ञों ने, कोई ऐसी तकनीक बना ली हो जिससे कि जो पित्त की थैली में पथरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, गल जाए? देखिए, स्टोन डिजॉल्विंग मेडिसिन में एक आध मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें
बहुत स्लज जिसको हम कहते हैं, और रेता जैसा जब होता है, कण जैसे बिल्कुल पथरी ना बनी हो, उसकी अर्ली स्टेज जब होती है, तो उसमें वो मेडिसिन हम यूज कर लेते हैं। फिर एक संकट, वो जैसा मैंने बताया, जो नलियों में आगे फंसने की जो संभावना रहती है, रिकरेंट जब ये समस्या होती है, तो पित्त की थैली निकलवाना ही एकमात्र उपचार है, अन्यथा मरीज बार बार परेशान होता रहता है। और पूरी पित्त की थैली निकालना ही आज के डेट में सब सजेस्ट करते हैं, और होना ही चाहिए। बहुत पहले की बात है, जब पहले पित्त की थैली खोलकर स्टोन निकाल लिए जाते थे और सिल दिया जाता था, फिर वो अब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक छोटे से छेद से डॉक्टर अपनी आंख पेट के अंदर डाल देता है। लोगों में ये संशय रहता है कि साहब छोटा सा छेद है, इससे औजार डाल रहे हैं डॉक्टर साहब, कौन सा औजार कहाँ जा रहा है, कहाँ पे ये काटेगा, कहाँ देखेगा, ये कैसे तय कर पाते हैं आप? देखिए, ट्रेनिंग जिसकी अच्छी होती है जी, वो सारे काम अच्छे कर लेता है, वो कोई भी क्षेत्र हुआ चाहे। जी। ऐसे ही ये सर्जरी का, चिकित्सा का क्षेत्र है। दूरबीन वाले ऑपरेशनों में जितना अच्छा दूरबीन से दिखता है, उतना हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते। उसमें चीरा जब हम लगाते हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। अच्छा। एक लिमिट तक ही हम एक चीरे को खोल सकते हैं और एक एंगल से ही हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जब हमारी दूरबीन है, तो हमारे कई प्रकार के कैमरे आते हैं, 30 डिग्री, 0 डिग्री, तो हम किस एंगल से उसको घुमा सकते हैं, तो पूरी तरीके से, और इतने पास, जितना हम कैमरा पास, उस अंग को हम टच कर सकते हैं अपनी आंख से। ऐसे मान लीजिए आप, अच्छा। हम दूरबीन से पित्त की थैली को छू सकते हैं, इतने पास तक हम जा सकते हैं। आंख को तो हम उतना पास नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। तो दूरबीन से जो क्लियरिटी, जो विजन है, वो दूरबीन से सर्वश्रेष्ठ है। ये कई गुना बड़ा करके भी आप लोग देख लेते हैं? जूम, आजकल के कैमरों में जूम और नॉर्मल दोनों है जी। हम अगर लगता है कुछ डाउट है, तो उसको जूम करते हैं तो समझ में आ जाता है, ऐसा है जी। तो आजकल जो हमारे पास भी जो लैब सेट है, वो हाईटेक है, तो HD कैमरे आ गए हैं जी। तो बहुत बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि ऑपरेशन की बात है और आपने कहा एक छोटे से चीरे के माध्यम से ऑपरेशन करते हैं आप लोग, औजार अंदर डालते हैं, उसके बाद जो है वो पित्त की थैली को निकाल देते हैं पूरा का पूरा बाहर। बाद की जो जीवन की व्यवस्था है या जीवन शैली है या दिनचर्या है, वो कैसी रहती है? पित्त की थैली चूंकि एक ज़रूरी अंग है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है मानव जीवन में, तो उसके निकलने के बाद जो मनुष्य का जीवन है वो कैसा हो जाता है? देखिए, पित्त की थैली में जो काम है पित्त की थैली का, इसमें स्टोर्ड बाइल होता है जी। वो जब हम भोजन करते हैं तो वो सिकुड़ती है, वो बाइल को अंदर डाल देता है, पित्तरस उसमें से निकल जाता हाँ, है। पित्तरस निकल जाता है। जी। जब ये निकल जाती है तो वो जो स्टोर्ड है, जो इंस्टेंट रिलीज उसको चाहिए, जी। एकदम से बाहर निकलना है, वो चीज़ नहीं हो पाती। उसको भी शरीर एडजस्ट कर लेता है। अच्छा। ईश्वर ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि इतनी एडजस्टिंग पावर भगवान ने स्वतः दी है, जिसकी कोई कल्पना कर नहीं सकता। जी जी। जब पित्त की थैली निकल जाती है तो 1-1.5 महीने तक हम लोग कहते हैं थोड़ा सा ऑयली और स्पाइसी मत लीजिएगा, थोड़ा चिकना और तला मत लीजिएगा। जी। उसके बाद नॉर्मल डाइट आप लेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा। और बिल्कुल सामान्य जीवन लोग जीते हैं, और पित्त की थैली निकलने से जीवन शैली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, शुरू के 1-1.5 महीने तक हम लोग अवश्य कहते हैं कि थोड़ा चिकना कम खाइएगा, वैसे भी वो फिट रहने के लिए जरूरी भी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो पीलिया के विषय में भी ज़रूर बताइए, चूंकि पित्त की हम बात कर रहे हैं, पित्त की थैली की बात कर रहे हैं, पीलिया किस तरह की बीमारी है और क्या पीलिया होने से भी पित्त की थैली में पथरियों के होने की गुंजाइश बढ़ जाती है? नहीं, पित्त की थैली की वजह से पीलिया हो सकता है जी। लेकिन पीलिया की वजह से पित्त की थैली में पथरी होगी ऐसा नहीं है। हाँ। जी। तो पीलिया सामान्यतः कई हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं। जी। तो वो लीवर को जब डैमेज कर देते हैं, या एल्कोहलिक सिरोसिस वगैरह होती है जिसमें लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब पीते हैं, उसकी वजह से लीवर खराब होता है, तब पीलिया हो जाता है। तो पीलिया के बहुत कारण हैं, और पित्त की थैली की पथरी के कारण जो पीलिया होता है, वो जैसा मैंने बताया आपको, पित्त की थैली से पथरी सरक के उसकी नली, जिसको हम CVD कहते हैं, जी। कॉमन बाइल डक्ट, उसमें जब पहुंच जाती है तो जो पित्त रस है उसका जो मार्ग खुलकर आंत में जाता है वो अवरुद्ध हो जाता है, उस कारण पीलिया बढ़ने लगता है। तो हमें वो मार्ग खोलना है पित्त की नली से पथरी निकालकर, उसका भी बहुत अच्छा
आज की डेट में दूरबीन के माध्यम से ही पित्त की नली में जो पथरी है उसका मुंह के रास्ते दूरबीन जाती है आंत में। आंत से जहां वो नली आंत में खुलती है उससे वो पथरी निकाल दी जाती है। उसमें केवल पित्त की नली का ऑपरेशन अगर कराना किसी को पड़ा तो उसमें आपको चीरा भी नहीं लगवाना। अच्छा जी। अच्छा, कई बार ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि पित्त की जो नली है वो सिकुड़ गई है, उसका इलाज भी सर्जरी के तरीके से ही होता है, वो किस तरह का इलाज है? देखिए, वो सिकुड़ जाती है कि पुराने समय में कई बार चीरे से जब हमें करना पड़ता था तो पित्त की नली को हम खोल के पथरी निकालते थे, फिर उसमें टाका लगाते थे, तो उस कंडीशन में वो सिकुड़ जाती थी। कई बार इन्फेक्शन के कारण भी सिकुड़ जाती है। जब वो सिकुड़ जाती है तब भी पीलिया हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर दूरबीन का योगदान है। जी। फिर मुंह के रास्ते दूरबीन जाती है आंत में और उस जहां वो नली खुलती है उस होल से हम उस नली को चौड़ा कर सकते हैं। जी, डायलेट कर स्टेंट वगैरह लगा स्टेंट भी डाल सकते हैं। जी जी जी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब। ये कहा जाता है लीवर एक ऐसा अंग है शरीर का जिस पे पूरा स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सब कुछ टिका हुआ है, और उसके साथ जुड़ा हुआ तो है अग्न्याशय, जी। जो कि शुगर जैसी चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। क्या रोल है अग्न्याशय का, और अग्न्याशय की जो नली है उसमें किस तरह की समस्याएं आती हैं, वहाँ क्या रोल है दूरबीन से इलाज का? देखिए, जो अग्न्याशय है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं जी। वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ईश्वर की बनाई हुई वो रचना है। जी। उसकी जो डक्ट है वो वहीं उसी एरिया में खुलती है जहाँ और पित्त की थैली की नली और नलियाँ खुलती हैं। जी। और उसका जो एरिया है वो बहुत आसपास है। जी। इस कारण हम इस पैंक्रियाज को हम सर्जन बहुत हल्के में नहीं लेते, बहुत सीरियसली लेते हैं। जी जी। इससे खिलवाड़ अगर हो गया एक बार तो जीवन बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। पैंक्रियाज खराब हो जाए तो जैसा आपने अभी चर्चा करी थी, डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन निकालने वाले जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जिनको कहते हैं, वो पैंक्रियाज में ही पाए जाते हैं। जी। तो उससे डायबिटीज भी हो जाती है। और पाचन तंत्र का 2/3 महत्व जो रस निकलते हैं वो पैंक्रियाज से ही निकलते हैं। तो पैंक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है। और लीवर तो अतिशय महत्वपूर्ण है, बिना लीवर के जीवन की कल्पना ही नहीं है। बिल्कुल। तो पाचन के साथ साथ जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, जिससे खून जमने वाले तत्व हैं, जी जी, वो इसी लीवर से ही संबंधित, लीवर की कार्यशैली पर ही डिपेंड करते हैं। लीवर खराब हो जाए तो लोगों की प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाती हैं। तो लीवर और पैंक्रियाज, जिसको अग्न्याशय कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी सर्जरी पैंक्रियाज की होती है, लेकिन आज की डेट में इतना साइंस, मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया है, फिर भी इसकी जो सफलता है वो थोड़ी सी कम है और कॉम्प्लिकेशन वाले रेट थोड़े ज़्यादा हैं। बेहतर तो ये है डॉक्टर साहब कि हम नियमित दिनचर्या का ध्यान रखें और स्वस्थ रहने की दिशा में जो भी ज़रूरी कदम है वो ज़रूर उठाएं। समय बहुत सीमित है, बातें बहुत सी हैं, लेकिन चलते चलते एक प्रश्न और आपसे डॉक्टर साहब। गैस बहुत बड़ी समस्या है जी, प्रत्येक व्यक्ति को है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से सीमित समय में? जी, देखिए, गैस हर व्यक्ति कहता है गैस बहुत बनती है। जी। गैस कई बार, उसको कभी भी हल्के में ना लें। कई बार हार्ट अटैक वाले जो पेन होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो भी कई बार लगता है यहाँ भारीपन है तो गैस के कारण है। पेट की जितनी भी समस्याएं हमारे खान पान गड़बड़ रहने की वजह से हम लंबे समय तक गैप कर देते हैं, खाना नहीं खा पाते। आप भी ऑफिस आने के चक्कर में कई बार अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, लंच भी लेट हो जाता है। तो अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको एक्सरसाइज, व्यायाम अवश्य करें, प्राणायाम करते रहें, भोजन सीमित करें, पेट थोड़ा खाली रखें और ज़्यादा तला भुना तैलीय पदार्थ जो ऑयली है वो कम लें। और गैस को गैस समझकर गोलियां ना खाते रहें, डॉक्टर से अवश्य मिलें। गैस का कारण पित्त की थैली में पथरी भी हो सकता है, गैस का कारण पैंक्रियाज की समस्या भी हो सकती है, गैस का कारण हार्ट की समस्या भी हो सकती है। बिल्कुल, गैस कोई छोटी बीमारी या छोटी समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को पेट संबंधी बीमारियों के विषय में, विशेष तौर से पित्त की थैली के विषय में और अग्न्याशय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बुलाया
और दर्शकों को ये पसंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। देविका, 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 ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पार्थ कब से रो रहा और तुम मोबाइल चला रही हो? क्या दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो? तुम्हें पता है सोशल मीडिया व्यसन से कितना नुकसान है? ओह सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैं अभी चुप करा कर आती हूँ। ये जो तुम अक्सर सिरदर्द की दवा खाती रहती हो ना, इसका भी कारण तुम्हारा मोबाइल और सोशल मीडिया है। इसकी लत एक बार लग गई ना तो आसानी से नहीं छूटती। हाँ, ये हमारे शरीर को भले ही कम नुकसान पहुंचाती हो, पर हमारी भावनाओं, व्यवहार और रिश्तों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। ये एक आभासी दुनिया है। इसकी लत एक प्रकार का नशा है। ये हमारे मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनका जितना ही तुम यूज करोगी उतना ही तनाव तुम पर हावी होगा, एकाकीपन बढ़ेगा, नींद में खलल पड़ेगी, एकाग्रता भंग होगी।